नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मवीर लाइव पर। इस चैनल पर हम पिछले 2 दिन से खास इंटरव्यू कर रहे हैं टूरिस्ट ट्रेड से जुड़े हुए अलग अलग स्टेक होल्डर्स से, जिनके लिए पिछले दिनों भारत सरकार ने कुछ एक इंसेंटिव पैकेज की घोषणा की है, जिसमें 1 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं टूरिस्ट गाइड्स के लिए। देने की घोषणा की है कि 10 लाख रुपए वो देंगे जो रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंट्स हैं उनके लिए, और पहले जो 5 लाख टूरिस्ट इंडिया आएंगे उनके वीजा फीस को भी वेव ऑफ किया है भारत सरकार ने। ऐसी घोषणा निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर ने 2 दिन पहले की थी। तो उसी सिलसिले में टूरिस्ट ट्रेड के जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ जोड़ा है जयेंद्र राजगौर साहब हैं। सीनियर गाइड हैं, काफी समय से काम कर रहे हैं टूरिस्ट ट्रेड में। और यही नहीं, कुछ महीने पहले इन्होंने ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया था टूरिस्ट गाइड्स को हेल्प करने को लेकर, और इनको फाइनली टूरिस्ट मिनिस्ट्री से बुलावा आया था, जहां पर देश के जो पर्यटन मंत्री हैं श्री प्रहलाद पटेल जी, उन्होंने इनको बुलावा दिया था और ये उनके साथ मीटिंग भी करके आए थे। तो जो उस मीटिंग का जो आउटकम था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर के द्वारा जो घोषित पैकेज है उसी के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा करेक्शन और मैं कर दूं, मैंने कहा था कि 1 लाख रुपए गाइडों को देंगे और 10 लाख रुपए ट्रेवल एजेंट्स को देंगे। दरअसल वो लोन की तरह से एक चीज उन्होंने ऑफर की है, जिस पर 8% से कुछ ज्यादा की इंटरेस्ट रेट भी लगेगी, और जिसका रीपेमेंट गाइड्स को और ट्रेवल एजेंट्स को एक टाइम फ्रेम के बीच में करना है। इसको लेके बहुत सारे गाइड्स और ट्रेवल एजेंट्स ने इस पैकेज को एक तरह से कहें तो खारिज कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई है, इसलिए हम ये विशेष सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम अलग अलग स्टेक होल्डर से बात करते हैं। तो जयंत राजगौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, हमारे नमस्ते चैनल धर्म भाई। पर। आप तो सेलिब्रिटी हैं गाइड्स की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपकी विनम्रता है। और आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है, आप रेगुलर हैं, हमारे हक के लिए हमेशा लड़ाई करते हैं। और जो आपका यूट्यूब चैनल खोलने का प्रयास है, ये वास्तव में बहुत ही अच्छा है, और आपको इसके लिए साधुवाद। धन्यवाद। आप गौर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहला कमेंट, ये जो पैकेज निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर ने घोषित किया है, जो भारत सरकार एक जिसे कहें कि उन्होंने कहा है कि रिलीफ पैकेज है, लेकिन आपकी नजर में सबसे पहला कमेंट, आपको किस हद तक रिलीफ पैकेज लगता है? धर्म जी, अगर ईमानदारी से अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं यही कहूंगा कि ये रिलीफ पैकेज नहीं है, ये एक ऋण है। और कई साथी जो बेचारे कर्ज में ऑलरेडी डूबे हुए हैं, आपको स्थिति पता है, 1.5 साल से हम लोग घर बैठे हैं। और कई ऐसे साथी हैं जिनके जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाई, बच्चों की फीस के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। इस समय ऋण लेना कहाँ तक उचित है? और अगर आप ऋण ले लेते हैं तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुकाएंगे कैसे? मेजॉरिटी ऑफ द गाइड्स वो इस स्थिति में इस समय नहीं है कि वो ऋण लेके चुका पाए। नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ एक घोषणा है अभी, और कौन सी बैंक से ऋण मिलेगा, कैसे उसके दस्तावेज भरे जाएंगे, उसका हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं। तो अगर आप देखें, अगर 7.95% की जो ब्याज है वो 3 साल बाद भी अगर आप देते हैं तो आप देंगे कैसे अगर आपके रोजगार ही नहीं होगा? तो आपका जो सवाल था उसके जवाब में मैं यही कह सकता हूं फिलहाल तो, ये ऋण मेरे लिए, मेरे हिसाब से निरर्थक है। क्योंकि तो अगर आप मुझसे कहेंगे आप जाके ऋण ले लीजिए, तो शायद मैं इसके लिए ऑप्ट ना करूं। बिकॉज रीजन है, मैं अपने ऊपर इस समय कर्ज नहीं चढ़ाना चाहूंगा। माहौल देखते हुए आपको पता है कि कई लोगों की फाइनेंशियल नीड्स पूरी नहीं हो पाई, किसी के घर की किस्त नहीं जा पाई, किसी के बच्चे की फीस नहीं जा पाई, और ये सत्य है, इसमें हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। तो भारत सरकार जो कह रही है वो इसीलिए तो उन्होंने आपको 1 लाख रुपए का एक जिसे लोन कहते हैं, वो इसीलिए तो ये क्रेडिट ऑफर किया है, ताकि आप जो आपातकालीन आपकी जरूरतें हैं आप उनको पूरा कर सकें। देखिए धर्म जी, बड़ी सीधी सादी बात है कि 1 लाख रुपए में होगा क्या? आप मुझे बताइए, आज के समय में अगर आप एक छोटा सा रोजगार भी खोलना चाहते हैं तो भी वो 1 लाख रुपया मेरे हिसाब से अनपर्याप्त है। आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने बच्चों की 3-4 महीने की फीस दे दें उस पैसे से, या घर में आप राशन भर लें, वो भी मेरे ख्याल से 6-7 महीने से ज्यादा का नहीं आ पाएगा, क्योंकि और भी आपके खर्च हैं, बिजली का खर्च है, पानी का खर्च है। तो उसमें तो अगर आपको मोरिटोरियम मिला भी है तो आपको वो पैसे देने ही है। जैसे बैंकों ने पीछे बोला कि हम 6 महीने बाद
आपसे किस्त ले लेंगे अपनी, लेकिन वो किस्त के ऊपर जो ब्याज था वो ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ता रहा, और लोगों के पास फाइनली ये हुआ कि उनको या तो अपना फ्लैट सरेंडर करना पड़ा या उनकी गाड़ी उठा के बैंक वाले ले गए। ठीक है, तो ये स्थिति बड़ी भयावह है, किसी से छुपी नहीं है। और 1.5 साल सिर्फ हमारा ही व्यवसाय नहीं है, अगर कोई भी व्यवसायी 1.5 साल तक घर पे बैठ जाएगा और वो व्यवसाय टोटली बंद होगा, तो आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी भयावह होगी। जी, लेकिन तो ये एक एक हमने एक प्रश्न हमने आज सुबह, हमारे साथ अशोक शारदा जी भी जुड़े थे जो काफी सीनियर गाइड हैं, 30 साल से वो टूरिस्ट ट्रेड में हैं और एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं। ये प्रश्न हमने उनसे भी किया था। ये आंकड़ा जो टूरिस्ट गाइड का उन्होंने 10,700 गाइड बताए हैं, ये आंकड़ा आपको क्या लगता है गौर साहब, ये उनके पास आया कहाँ से? और बेसिकली क्या 10,700 टूरिस्ट गाइड हैं जो भारत सरकार के पास रजिस्टर्ड है? देखिए, टूरिस्ट गाइड, इफ यू टेक माय ओपिनियन, जो नंबर एग्जैक्ट है मेरे ख्याल से 3500 से ऊपर रीजनल लेवल गाइड्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको बकायदा सरकार ने ट्रेनिंग दी, उनका टेस्ट लिया और उसके बाद फिर ट्रेनिंग हुई उनकी, प्रॉपरली फील्ड ट्रेनिंग हुई, उनको उसके बाद लाइसेंस मिला। तो ये तो हो गया रीजनल लेवल गाइड्स। बाकी आपको विदित होगा कि स्टेट लेवल के भी हमारे बहुत सारे भाई हैं। ठीक है, अब आ गए आपके वाइल्ड लाइफ वाले। अगर आप गाइड्स की संख्या जानना चाहते हैं तो वो तो मेरे ख्याल से 20,000 या 30,000 भी पार कर जाएगी, क्योंकि इसमें हमने वाइल्ड लाइफ वाले नहीं जोड़े। एक पंडा भी जो पुष्कर जैसे शहर में पूजा अर्चना कराते हैं, तो वो उनको भी जब सीजन होता है तो मैं उनको एक गाइड की तरह ही मानता हूँ। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ वाले हैं अपने, ठीक है, बहुत सारे नेचुरलिस्ट हैं, तो वो ठीक है, वो स्टेट पे रिकॉग्नाइज हैं कुछ बंदे। कुछ बंदों को वन्य विभाग ने लाइसेंस दिया हुआ। कुछ बंदे मॉन्यूमेंट गाइड्स हैं जो फतेहपुर सीकरी में काम करते हैं, जिनके पास एएसआई का लाइसेंस। तो जो विडंबना ये है कि जो असली संख्या है वो मेरे पास तो नहीं है, और हो सकता है अशोक शारदा जी के पास होगी, उनकी अपनी पर्सनल राय है, बिकॉज उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो मुझसे बेहतर हैं, क्योंकि वो शुरू से इस चीज को देख रहे हैं। लेकिन 10,000 का आंकड़ा एग्जैक्ट मुझे मतलब डाउट है कि ये एग्जैक्ट होगा, क्योंकि आपको याद होगा शुरू में मिनिस्ट्री के पास भी आंकड़े नहीं थे कि एग्जैक्टली हम लोग कितने गाइड हैं। मैंने ये प्रश्न उनसे पूछा था और उन्होंने मेरे हाँ, को जो जवाब दिया था वो, उन्होंने ऐसा बोला था कि ये आंकड़े, उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने उपलब्ध कराए हैं, ये प्रश्न नहीं था मेरा। मेरा तो प्रश्न ये था हाँ, कि उनसे भी यही प्रश्न था जो मैंने आपसे पूछा है कि आपको क्या लगता है कि टूरिज्म मिनिस्ट्री के पास इस तरीके के एग्जैक्ट 10,700 गाइड के आंकड़े कहाँ से आए और वो कौन सी नहीं, ऐसी सोर्सेज हैं जिनसे उन्होंने एक आंकड़ा जुटाया है? क्योंकि इतने तो ना तो रीजनल लेवल गाइड इतने हैं, ना ही स्टेट लेवल इतने गाइड्स हैं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो उन्होंने एक नया कैडर तैयार किया है इंडिया टूरिज्म के ही बैनर तले, जिसको उन्होंने फैसिलिटेटर नाम दिया है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने नए जो फैसिलिटेटर बने हैं, जिनको उन्होंने अभी सर्टिफिकेट इशू किए हैं, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, उनको भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया हो? नहीं, मंत्रालय बड़ा क्लियर था इस चीज पे कि जो फैसिलिटेटर्स बने हैं अभी, उनको अभी मेरे हिसाब से सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है, टू बी ऑनेस्ट। और उनको मंत्रालय ने साफ बोला है कि अगर आपको गाइड बनना है तो आपको एडवांस कोर्स करना पड़ेगा। तो उनकी संख्या जोड़ना इस समय मुझे नहीं लगता कि उचित है, या इसमें कोई तत्व है। अभी तो जोड़ने का सवाल ही नहीं है, बिकॉज न्यायोचित ही नहीं है वो चीज। मुझे लग रहा है कि जो बात मैंने आपको बोली थी कि वाइल्ड लाइफ वाले शायद गाइड जोड़े हों, मॉन्यूमेंट वाले जोड़े हों, स्टेट लेवल के गाइड जोड़े होंगे, और 3500 हमें उन्हें जोड़ा गया होगा। तो वो संख्या भी मुझे लगता नहीं है कि 10,000 से ऊपर, मुश्किल ही मुझे लगता है कि वो पहुंची हो, क्योंकि नए जो फैसिलिटेटर्स हैं उनको ये अभी टेक्निकली जोड़ नहीं सकते, जहां तक मैं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, लेकिन जब आपकी मीटिंग हुई थी, या फिर आप काफी सक्रिय रहते हैं गाइड इश्यूज को लेके, अक्सर आप ट्विटर पे भी हमने देखा है आप लिखते ही रहते हैं, और मंत्री जी को भी आप शायद फॉलो करते हैं कंटिन्यूअसली, उनको टैग भी करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपसे मंत्रालय ने मांगी हो कोई लिस्ट और जानकारी के साथ आप कितने गाइड्स हैं, क्या डेटा है, और आप हमें प्रोवाइड नहीं, करिए जिससे हम रिलीफ दे सकें? नहीं, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली मंत्रालय की तरफ से। हो सकता है कि उन्होंने टीजीएफआई और जो भी डेजिग्नेटेड लॉबीज हैं उनको कांटेक्ट किया हो,
और उन्होंने उनको ये आंकड़े प्रोवाइड करे हों। बट व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बताऊं कि मैंने बड़े व्यक्तिगत तौर पे ट्वीट किए थे मंत्री जी को, और उनकी विनम्रता थी कि उन्होंने मुझे बुलाया। हालांकि मेरे उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं थे और ना है अभी भी, लेकिन उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने बुलाया, बड़े संयम से हमें सुना उन्होंने। और जहां तक इस जानकारी का सवाल जो आप पूछ रहे हैं, मुझे टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई भी पत्राचार या ईमेल कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा हो कि गाइडों की संख्या क्या है। ओके, लेकिन एक और बात जो हम आपसे कह रहे थे कि अगर आपको ध्यान होगा तो शायद पिछले पार्लियामेंट सेशन में ही प्रहलाद पटेल साहब ने ही खड़े होकर 1 घंटे का भाषण दिया था, और भाषण में उन्होंने खास तौर से इसको इंक्लूड किया था कि हमारे पास ना तो गाइड्स का कोई डेटा है, ना ही हमारे पास ट्रेवल एजेंट्स का कोई डेटा है। हम हेल्प करना चाहते हैं लेकिन हम हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो जिन प्रहलाद पटेल साहब के पास 2-3 महीने पहले कोई डेटा नहीं था, उनके पास एग्जैक्ट 10,700 गाइड्स और कुछ 906 ट्रेवल एजेंट्स का डेटा अब अचानक से कहां से आया होगा? गौर साहब, कोई कोई एक क्लू, कोई आइडिया आपकी नजर में? जहां तक मुझे याद है, उस मीटिंग में उन्होंने अपने जो अधिकारी हैं उनको बोला था कि जो पहली मीटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, जो 101 थी, कि भाई आप इनके डेटा इकट्ठे करें। जहां तक ट्रैवल एजेंट्स का सवाल है, मुझे विदित हुआ कि आइटो और फेथ उनसे मिलके आए थे, तो शायद उन्होंने उनको कुछ नंबर दिए होंगे। आपको पता होगा आइटो के भी रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए थे, और उसके बाद शायद उनकी मीटिंग भी आपस में हुई है। तो जहां तक ट्रैवल एजेंट्स का नंबर की संख्या का सवाल है, मुझे लगता है आइटो और फेथ ने उनको कुछ जानकारी उपलब्ध कराई होगी। बाकी टीजीएफआई भी आपको पता ही है, इस समय 2 टीजीएफआई हैं, तो उन गाइड्स को भी अगर जोड़ लिया जाए, वो भी मैं सही आंकड़ा नहीं मानूंगा, बिकॉज बहुत सारे गाइड उसमें नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, आपको पता ही है। तो जो संख्या का सवाल है, मुझे लगता नहीं है कि वो एग्जैक्ट है अभी भी। मतलब आप मानते हैं कि जो 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 नीडफुल गाइड्स हैं और जिन गाइड्स को हेल्प की जरूरत थी, उनकी संख्या 10,700 से ज्यादा है? मुझे लगता है क्योंकि इसमें देखिए, अभी आपने देखा होगा रणथंभौर में भी हमारे कुछ साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ऑन स्पॉट। उन्होंने बोला था कि शूटिंग अलाउड है यहाँ पे, लेकिन हमारी रोजी रोटी अलाउड नहीं है। तो अब जो वाइल्ड लाइफ शूटिंग होती है, उसका एक तथ्य है, उससे रेवेन्यू बहुत मिलता है, आपको पता है। उतना रेवेन्यू तो एक टूरिस्ट तो दे नहीं पाएगा, तो वो तो लाखों करोड़ों की बात है। लेकिन उस चीज का विरोध हुआ था, और उसके बाद सरकार ने शायद वो शूटिंग बंद भी कराई, इमीडिएटली एक्शन लेके। और पार्क वालों को भी यही कहना था कि हमें, चलो ठीक है, आप फाइनेंशियल हेल्प मत दो, लेकिन पार्क खोल दो आप। तो उनमें से भी कई ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा कि एक बंदे की कोरोना में डेथ हो गई थी पीछे, तो उसके लिए भी कैंपेन चला था फेसबुक पे कि उनकी भी हेल्प हमें करनी चाहिए मॉनेटरी ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पे। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस समय हमारे साथ नहीं है, और कच्चा परिवार था, चले गए वो। और उनको, उन जैसे लोगों को सच में मदद की बहुत जरूरत है। लेकिन बात वहीं आ जाती है धर्मवीर जी, इस समय अगर आप ऋण लेते हैं, आप जानते हैं कि बैंक कैसे ऋण वसूलती है अब। और मुझे नहीं लगता कि ऋण लेने के बाद अगर काम नहीं चलता है तो स्थिति भयावह हो जाएगी। ऋण लेने के बाद भी बंदा बैंकक्रप्सी में क्या देगा, कुछ वापस भी नहीं कर पाए, तो मेरे हिसाब से तो बैंक का एनपीए हो जाएगा। तो आप नहीं लेंगे ये जो 1 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है क्रेडिट आपके लिए, या लोन जो ऑफर किया नहीं है? धर्मवीर जी, मैं नहीं लूंगा। मैं बहुत ईमानदारी से, बड़ी स्पष्ट बात आपको बोल रहा हूँ कि मैं वो ऋण नहीं लूंगा। नहीं लेंगे, मतलब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है? वैसे भी काफी महंगी इंटरेस्ट नहीं। रेट पर है। लेकिन हमारी कुछ गाइडों से भी बात हुई है गौर साहब, और कुछ लोगों ने हाँ जी। बताया कि जिस हिसाब के हालात हैं टूरिस्ट गाइड्स के और ट्रेड के, उस लिहाज से अगर 1 लाख रुपए का लोन भी मिलता है तो बहुत सारे गाइड कह रहे थे कि काफी पॉजिटिव एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, कि उन्होंने कुछ सोचा तो है ही। लेकिन जिस मैं ये नहीं हिसाब कह से रहा नेगेटिव है, मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव है, बट आप प्रैक्टिकली किसी चीज को देखिए। देखिए, धरातल वाली बातें बिल्कुल अलग होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नेगेटिव है, नहीं। लेकिन अगर मेरी पर्सनल राय लेंगे, तो अगर आप सरकार से पैसा ले रहे हैं तो चुकाएगा कौन? जो ऋण ले रहा है उसी को चुकाना पड़ेगा ना सर। यस यस, दिस इज ट्रू। तो मतलब हम ये मान के चलेंगे जो गाइड को जो उन्होंने प्रोत्साहन पैकेज के नाम पर जो अभी दिया है, इसको कैलकुलेट भी किया था, ये 10 करोड़ रुपए के लगभग बैठते हैं।
अगर 1 लाख रुपए पर गाइड माने और 10,700 है, तो ये कुछ ऐसे कोई 10 करोड़ 70 लाख या कुछ ऐसा ऐसा एक फिगर हमारे सामने आता है। लेकिन गौर साहब, एक अजीब बात हमने नोट की इस पूरे पैकेज में कि ट्रेवल एजेंट्स की संख्या गाइड्स की जो संख्या है उससे लगभग 10 गुनी कम है, और जो उनको पैकेज दिया है, जिसके जो जो उनको क्रेडिट लाइन गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, वो है उनकी 10 लाख। तो उनकी संख्या 10 गुनी कम है और उनकी जो क्रेडिट लाइन है वो गाइड से 10 गुनी ज्यादा है। ये प्रश्न मैंने अशोक शारदा जी से भी पूछा था कि कहीं ऐसा है कि भारत सरकार ने पहले ये सोच लिया कि हमको केवल 10 करोड़ रुपए की लोन गाइड्स के लिए देना है और 10 ही करोड़ रुपए का लोन हमको ट्रेवल एजेंट्स के लिए ऑफर करना है, और उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि 1 लाख रुपए हम गाइड्स को दे देते हैं और 10-10 लाख रुपए का लोन हम लोग ट्रेवल एजेंट को दे देते हैं। तो कहीं प्रायोरिटी पे ये नहीं रहा गवर्नमेंट का कि उन्हें उतनी हेल्प करनी है जिससे किसी का कुछ लाभ हो जाए, बजाय उसके उनका ये था कि उनको केवल खाना पूर्ति करनी है। आप मानते हैं इस बात को कि ये कुछ खाना पूर्ति ज्यादा है और इसका कोई ठोस जिसे कहें कदम उठाना नहीं है? धर्मवीर जी, संख्या सही नहीं होना ये बहुत बड़ा सेटबैक है, ठीक है ना। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स ऐसे हैं जो करोल बाग में भी काम कर रहे हैं, बहुत छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। कोई बंदा एक ही फाइल ऑपरेट कर रहा है, वो भी ट्रैवल एजेंट, ठीक है। तो उसका सबसे अच्छा संख्या जुटाने का जो मेरा मानना है, अगर आप जीएसटी के कलेक्शन ही देख लें किसी के, या इनकम टैक्स की लिस्ट मंगा लें कि भाई कितने होटेलियर्स हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, कितने होटल्स के पास बार का लाइसेंस है, तो आंकड़े जुटाना मुश्किल नहीं है। आंकड़े बड़ी आसानी से जुटाए जा सकते हैं और उसके बाद ये पैकेज दोबारा अनाउंस हो सकता है। बिकॉज जिनको जरूरत है, वास्तव में जिनको जरूरत है, वो छोटे ट्रैवल एजेंट्स। बड़े ट्रैवल एजेंट्स जो भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका डैमेज नहीं हुआ है, सीवियर डैमेज हुआ है। बिजनेस 1.5 साल तक जाना, और आपको पता है कि टूरिज्म बड़ा फ्रेजाइल बिजनेस है, जरा सी भी प्रॉब्लम होती है, वी आर द फर्स्ट पीपल टू सफर, वी आर द लास्ट पीपल टू रेस्क्यू, ठीक है। और करोड़ों का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ ताजमहल का। ताजमहल में आपको याद होगा जब सीजन चलता था, लाइनें लगती थी, और कहाँ 1300 रुपए की टिकट है और कहाँ वो आज हिंदुस्तानी टिकट जो है वो मेरे ख्याल से 40-50 रुपए की होगी। खैर, दैट्स नॉट द इशू, बट टू टेक द करेक्ट नंबर्स, नंबर्स इजीली जुटाए जा सकते हैं। बिकॉज आईटो के पास पूरी लिस्ट है कौन कौन ट्रैवल एजेंट्स हैं, एवरीवन इज रिकॉग्नाइज्ड लाइक अस। गाइड्स की भी उनके पास पूरी लिस्ट है। तो अगर सरकार चाहे तो स्टेट लेवल पे फोन करे राजस्थान में कि भाई आप अपनी लिस्ट भेजिए, कितने आपके पास मॉन्यूमेंट गाइड हैं, कितने स्टेट गाइड हैं। ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स में लेटर लिख के आसानी से टूरिस्ट ऑफिस में ये सारे डेटाज कलेक्ट किए जा सकते, और उसके बाद सही मायने में जिसको जरूरत है उसकी हेल्प करी जा सकती है। वो भी चॉइस है इंसान की। जैसे मैं लोन नहीं लेना चाहता तो नहीं लेना मुझे, लेकिन जिसको चाहिए लोन, उसके लिए जो कागजी काम है वो कम से कम हो और उसको लोन मिल जाए, बस यही मेरा कहना है। लेकिन गौर साहब, इसका मतलब क्या पता कि उन्होंने लिस्ट मंगाई हो स्टेट से, उसी के बाद ये 10,700 टूरिस्ट गाइड का आंकड़ा उनके पास आया हो, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो रिकॉग्नाइज्ड गाइड हैं उनको वो ये लोन दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने बोला है कि हम स्टेट्स को भी ये लोन देंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने स्टेट से भी ऐसी कोई लिस्ट मंगाई हो। सर, मैं एग्री करता हूँ इस बात से आपकी, लेकिन मुझे जहां तक जहां मेरे दिमाग में आ रहा है कि वन विभाग से उन्होंने पता नहीं लिस्ट मंगाई है या नहीं। बिकॉज बहुत सारे नेचुरलिस्ट हैं जो रणथंभौर में काम करते हैं, बहुत सारे हैं जो मध्य प्रदेश में काम करते हैं। बिकॉज हमारे पास इस समय 4 टाइगर रिजर्व हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द फोर्थ वन हैज बीन रिसेंटली स्टार्टेड। राजस्थान में 4 या पूरे नॉर्थ इंडिया में आप कह रहे नहीं हैं? नहीं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। जैसे मध्य प्रदेश आप जाओगे तो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ना है, हाँ, ठीक है। इधर बांधवगढ़ है। आपके सरिस्का है हम्म, और रणथंभौर है। अभी एक रिसेंटली और डिस्कवर हुई है, फोर्थ हम्म, टाइगर रिजर्व। हम्म। मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम स्लिप हो रहा है, बट दैट हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड अराउंड अ वीक अगो, एक हफ्ते हाँ, पहले। पिछले हफ्ते खबर हाँ, थी कि हाँ राजस्थान जी, में हाँ जी, एक और ये लोग ऐड कर रहे हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। गौर साहब, तो ये 1 लाख रुपए वाला जो क्रेडिट है ये तो फ्लॉप है। एक ट्रेवल एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे देखो आप ट्रेवल एजेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं 10 लाख रुपए से एक ट्रेवल एजेंट का कुछ होता है क्या?
आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ना, 10 लाख रुपए एक बहुत छोटी रकम है। अगर आप एरिया ऑफ ऑपरेशन देखो, फॉर एग्जांपल आपने भी ग्रुप लीड करें, मैं भी करता हूँ, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो ग्रुप लीड करते हैं। तो कई जो लग्जरी टूर्स हैं, उनका जो बजट आपको मिलता है, तो एक टूर का बजट मेरे ख्याल से 2.5 लाख रुपए क्रॉस कर देता है। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द मॉन्यूमेंट एंट्रेंस, टिप्स, अदर एक्सपेंसेस, लाइक आपका रिक्शा रिक्शा की फीस हो गई, हाथी वाले की टिप हो गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो ओवरहेड्स हैं फाइल ऑपरेट करने के, तो एक फाइल मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा पैसों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो 10 लाख रुपए तो एक फाइल के लिए भी पर्याप्त नहीं, जिस हिसाब से ट्रैवल एजेंट्स होटल बुक कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन इसका, अगर मेरी राय ली जाए, तो सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप एयर स्पेस खोलिए, जिससे आवाजाही शुरू हो। जिन बंदों को वैक्सीन लग गई है उनके पास चॉइस होनी चाहिए, इफ दे वांट टू ट्रैवल इंडिया दे आर मोस्ट वेलकम। दूसरा, जो होटल्स के ऊपर टैक्सेस हैं, उसमें आपको थोड़ी नरमी दिखानी पड़ेगी। अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे 5% टैक्स लग गया है। आई डोंट नो आर यू अवेयर ऑफ दैट और नॉट, बट 5% टैक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे आप सोचिए ट्रैवल एजेंट का कितना बड़ा डेफिसिट होगा। खास तौर से वो बंदे जो आउटबाउंड कर रहे हैं, उनका तो सारा फॉरेन करेंसी में पेमेंट है ना सर। रिसेंटली, अभी 4-5 महीने पहले पता चला कि ताजमहल की फीस बढ़ाने की तैयारी हो रही है। तो वो तो दैट विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ टूरिज्म। तो सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि आप एयर स्पेस खोलिए। वीजा बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने, 5 लाख वीजा फ्री करने के लिए। उसके बाद अगर मॉन्यूमेंट फीस में रियायत दी जाएगी, तो उससे क्या है कि कॉस्टिंग में ट्रैवल एजेंट को राहत मिलेगी, और जो पैकेज हम बेच पाएंगे उसमें हमारे पास थोड़ी सी स्पेस होगी सांस लेने की। क्योंकि आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल हर चीज महंगी हो रही है। और जो जहां तक टूरिस्ट बसेस का सवाल है, वो तो डीजल से ही चलेंगी। अभी तो ऐसा ऑप्शन आया नहीं है कि गैस के पंप इतने हो कि आप गैस से बस चला लो। तो ये सब्सिडीज मिलनी बहुत जरूरी है। पेट्रोल जो है वो, पेट्रोल डीजल तो खैर एक अलग इशू है, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आप वीजा खोल दीजिए। आप जो तो टूरिस्ट आना चाहता है उसको आने दीजिए। नहीं, होटल्स को बोलिए कि अपनी प्राइस स्लैश करें, वो तभी कर पाएंगे जब आप टैक्स कम करोगे उस पर। लेकिन फ्लाइट्स का तो आज उन्होंने शायद परसों ही डिसीजन लिया है कि अब 31 जुलाई तक के लिए उन्होंने फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। फिर से उन्होंने सर वो, 31 जुलाई तक फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं। शायद आप अवेयर होंगे। हाँ बिल्कुल मैं हूँ धर्मेंद्र जी अवेयर इस चीज से, लेकिन ये जो चीजें हैं ये बड़ा डैमेज कर रही हैं टूरिज्म को, टू बी ऑनेस्ट विद यू। और जो मीडिया है, उसने बहुत बड़ा रोल निभाया है इंडिया की नेगेटिव इमेज क्रिएट करने में बाहर। ठीक है, मैं मानता हूँ डिजास्टर हुआ, एयरबोर्न वायरस था, वो किसी के हाथ में नहीं था, आउट ऑफ कंट्रोल थी चीजें। लेकिन मीडिया को ब्रीफ किया जा सकता था कि दे शुड नॉट क्रिएट हाइप। ऐसा नहीं है कि बंदे ठीक होके नहीं आए, लेकिन मीडिया ने क्या किया है कि जो बंदे मर गए उनको दिखा दिया, हॉस्पिटल्स में जो बदनज़मी थी वो दिखा दी। लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि कितने बंदे ठीक हुए। किसी एक बंदे का आप मुझे इंटरव्यू दिखा दो कि मीडिया ने लिया वो इनिशिएटिव कि मैं ठीक होके घर आ गया और मैंने कोविड को मात दे दी। ऐसा नहीं हुआ। इस यही कारण है बहुत सारे बंदे, आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे साथी ट्रॉमा में चले गए, उनको हार्ट अटैक हुआ, बिकॉज वो सहन नहीं कर पाए जो माहौल बना हुआ था। हाँ, तो आपको लग रहा है कि जो मीडिया ने जिस तरीके से इंडिया को कवर किया है, लेकिन उसके बाद कुछ इंडिया में टूरिज्म की जो पॉसिबिलिटीज हैं उन पे बैड इफेक्ट पड़ेगा? आपको ये लग रहा है कि इंडिया की इमेज थोड़ी नेगेटिव बनी है इंटरनेशनल मार्केट में? इमेज नेगेटिव नहीं, डेंट हुई है इमेज। नेगेटिव तो बहुत छोटी चीज है, इमेज टूट गई है इंडिया की। लोग सोचते हैं कि वहां पे ना तो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ठीक है, वायरस पता नहीं कितना फैल गया है वहां, हर घर में वायरस है, जो सच नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीजें एक पॉजिटिविटी जो क्रिएट होनी है वो तो सरकार कर सकती है, बिकॉज दे कैन ब्रीफ द मीडिया कि भाई आप ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, अपने को जो भी आपको दिखाना है आप दिखाइए, लेकिन आप कम से कम पॉजिटिव चीज जरूर दिखाइए। हर चीज नेगेटिव नहीं है इंडिया के बारे में। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ठीक होके घर आए, आज भी वो अपने परिवार के साथ हंस खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको नहीं दिखाया गया, नो वन केयर्ड कि उनका इंटरव्यू लें, बट दिखाई नेगेटिव चीजें। लेकिन और हाल ये था कि इस समय अमेरिका में अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से बात करो, एफटीओ से, वो इंडिया के बारे में बात करने को राजी नहीं है।
पॉजिटिव साइन ये है कि पिछले 2 हफ्ते से कोई नेगेटिव खबर इंडिया की अमेरिका में नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में अभी कोविड कंट्रोल में है। कंट्रोल में है, रहना चाहिए और रहेगा। और क्योंकि मैं तो बड़ा सोचता हूँ धर्मवीर जी की जो जो डैमेज हुआ है इंडिया का, मेरे हिसाब से देश कम से कम 50 साल पीछे चला गया। मैंने बहुत लोगों के रोजगार जाते हुए देखे। आपने देखा होगा किस तरह लोगों की नौकरियां गई। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सारे ट्रैवल एजेंट बुरे हैं, बहुत सारे अच्छे ट्रैवल एजेंट ऐसे भी हैं आज भी अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, बट वो उंगलियों पे भी नहीं है सर। तो ये एक सच्चाई है। हमें आत्मनिर्भर, हम तो शुरू से आत्मनिर्भर हैं। हमें कभी गारंटी तो मिली नहीं कि आपको इतने असाइनमेंट मिल जाएंगे। जो सरकार ने हमसे कहा वैसे हमने किया। उन्होंने बोला आप टेस्ट दीजिए, हमने टेस्ट दे दिया। इंटरव्यू लेंगे, हमने इंटरव्यू दिया। फिर वो बोले कि जी आप ट्रेनिंग करिए क्लासरूम, फिर ट्रेनिंग करी। उसके बाद फिर बोले कि आपकी फील्ड ट्रेनिंग करो, वो भी हमने करी। तो हमारा फॉल्ट कहाँ है? हम तो शुरू से सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। हमारी जो कॉस्ट है वो ट्रैवलेंट भी हमें नहीं दे रहा। हमारी कॉस्ट हमें हमारा क्लाइंट देता है, लेकिन वो हमें तभी मिलेगी जब बंदा ट्रैवल करेगा। आप सब्सिडीज देखिए, एक टूरिस्ट के साथ एक बंदा घर छोड़ता है, उससे पहले वो वीजा फीस देता है, फिर वो एक टैक्सी करता है, एयरपोर्ट टैक्स दे रहा है वो, फिर वो एयरलाइंस की टिकट खरीदता है, फिर जब वो यहाँ पे आता है तो एक जो ट्रांसफर रैप उसको लेने जाता है, उसकी सैलरी भी वहीं से निकलती है। तो ट्रैवल एजेंट, इवन ए ग्लास ऑफ वाइन, इट्स अ रेवेन्यू फॉर ए होटल। होटल वाले हो गए आपके, फिर सब सप्लायर्स आ गए आपके, जो रेलवे के कुली हैं, रेलवे टिकट्स हैं। ठीक है। आपका ट्रांसपोर्ट है, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, हाथी वाले हैं, ऊंट वाले हैं, रिक्शे वाले हैं। ठीक है ना। ये तो बेचारे फाके कर रहे हैं। और बहुत सारे आपने देखा होगा हॉकर्स जो देखते ही दौड़ लगाते थे। तो मुझे तो उनके परिवार को भी चिंता है कि हम लोग हिले पड़े हैं तो उनका क्या हाल। तो तो उनको टूरिज्म, उनको तो लोन भी नहीं मिला शायद। कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, उनको तो उनको शायद लोन एक किस लाख बेस पे रुपए का मिलेगा? लोन भी नहीं मिला है। नहीं नहीं, बट उनको धर्मवीर जी अगर वो चाहें भी तो उनको कैसे लोन मिलेगा? क्योंकि वो तो रिकॉग्नाइज ही नहीं है हम्म। किसी भी स्तर पे। वो रिकॉग्नाइज नहीं है हॉकर्स को। और मैं यहाँ पे हॉकर्स की बात कर, हम्म। हाथी वालों से मेरी बात हुई तो एक हाथी की खुराक मेरे को तो पहली बार पता चला 2500 रुपये रोज है। क्या बात कर रहे तो हैं? आप सोचो कि, हाँ मुझे बताया, मेरी कौशिक जी से बात हुई थी तो वो हाथियों को फीड करने गए थे, तब उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया। तो आप सोचिए उनके दिल पे क्या बीत रही हुई। 2500 रुपए रोज और एक आती? हाँ, हाँ। तो और वो तो अगर आप धर्मवीर जी, अगर सरकार इनिशिएटिव लेती है तो ऐसा नहीं है कि अगर हम भारत देखो प्रमोट कर सकते हैं। आपने अपनी देखा होगा कि पीछे जैसे ही मनाली खुला वहां पे गाड़ियों की लाइन लग गई। तो ट्रैवल जिसको करना है, जिसके डीएनए में ट्रैवल है, वो ट्रैवल जरूर करेगा, बट वो तभी कर पाएगा जब आप वीजा खोलेंगे। वो तभी कर पाएगा जब फ्लाइट उड़ेगी। लेकिन गौर साहब, मैंने पिछले एक हफ्ते के अंदर यूरोप में मतलब 100 से ज्यादा लोगों से बात करी है। अक्सर हम बात करते रहते हैं, बहुत सारे विदेशी लोगों से हमारे भी कॉन्टेक्ट्स हैं वहां पर हमने बात की है। लेकिन एक भी, मे भी कि आप कहें कि मैं थोड़ा नेगेटिविटी की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे को भी बड़ा अनफॉर्चुनेटली लगा ये सब कुछ। मेरे एक सिंगल किसी क्लाइंट ने ये नहीं कहा कि वो 2021 में ट्रेवल करने वाला है अपने देश से बाहर। उसके दो कारण हैं। एक तो बंदे बड़े फ्राइटेंड हैं इस समय फाइनेंशियली, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच खाली हमारे पास नहीं है, बाहर भी विदेशों में भी नौकरियां गई। तो जो बजट क्लाइंट है तो वो तो आप भूल जाओ। 2000 जो आप कह रहे हैं मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी चीज ये है कि जो माहौल बना है कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया में वो हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, सीएनएन चैनल ने जो भी दुर्घटनाएं हुई वो लाइव दिखाई हैं अमेरिका में। अब आप सोच सकते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा हो। बाकी जहां तक इंसान की फितरत है, जो भी घुमंतू जीव हैं या हमारा ट्रेवल इंडस्ट्री है, हमारी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है। हम जल्दी भूल जाते हैं चीजें। तो वो अभी हो सकता है हिंदुस्तान के बारे में बात ना कर रहे हो, लेकिन जब चीजें बदलेंगी तो बहुत तेजी से बदलेंगी। किसी ने विश्वास नहीं किया था कि इंडिया में इतनी जल्दी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और इतनी जल्दी स्विंग पे आएगा। लेकिन चीजों का दुरुपयोग भी हुआ है धर्मवीर जी। आप तो खैर मीडिया में आपको पता है कि लोगों ने कितना दुरुपयोग किया है वैक्सीन का। भरी हुई शीशियां दफना दी गई, कहीं कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। अब मुझे तो इतना सच्चाई भी नहीं पता है कि, लेकिन जो मैं मीडिया में देखा वो मैं आपसे शेयर कर। तो अब भी देर नहीं हुई है। जिस तरह से अभी मेडिकेशन आ रहा है, नोजल स्प्रे आ रहा है एक,
फाइजर को शायद अभी मंजूरी मिल जाएगी, मॉडर्ना को मंजूरी ऑलरेडी दे दी है इन्होंने, स्पुतनिक ऑलरेडी इंडिया में आ गई है। तो जो मेडिकेशन है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टर्स को पता चल गया है। ऑक्सीजन के लिए दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट, बिकॉज दिल्ली इज टोटली जितनी स्टेट्स हैं दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि भाई ऑक्सीजन की हमारे पास सप्लाई होनी चाहिए। तो किसी भी चीज का अगर आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है या आपके यहाँ टीकाकरण हो जाता है, सबको वैक्सीन लग जाती है, तो जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में सबका वैक्सीनेशन हो गया है, और मास्क लगाना या ना लगाना ये उनकी चॉइस है। आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आपको मास्क लगाने ही। तो ये हमारे देश में भी होगा, जल्दी होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सितंबर तक हम लोग बहुत कुछ अचीव करेंगे जिस तरह से चीजें चल रही। लेकिन सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इसमें, सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले सरकार से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो फ्लाइट्स और वीजा स्टार्ट करें, कुछ सब्सिडी दें, ऐसा कुछ आप मांग रहे हैं? हाँ, उससे क्या होगा धर्मवीर जी कि एक सुरक्षा की भावना पैदा होगी। एक टूरिस्ट भी अगर आया और उसने जाके बोला कि नहीं यार वहां पे सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, दैट्स हाउ यू सेंडिंग द पॉजिटिव वाइब्स अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द ग्लोब। और एनीवन हु वांट टू ट्रैवल दे विल ट्रैवल टू इंडिया। जैसे आपने अपने क्लाइंट से बात करी, मेरे भी कुछ अमेरिकन ट्रिप लीडर्स हैं, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे साफ बोला कि यार जो हमारा बिजनेस है बहती हुई नदी की तरह, और कई बार नदी में अगर बांध बन जाता है तो वो पानी इकट्ठा होता है, और जब वो बांध आप हटाते हो तो सैलाब आता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जिन लोगों को ट्रैवल करना है वो जरूर करेंगे। हाँ, लेकिन जो संसाधन है वो सीमित होंगे उनके, शायद वो इतने बड़े होटलों में ना रुक पाए, शायद वो बजट होटल में रुकें, शायद वो इतनी पैसे ना खर्च पाए, लेकिन जिसको घूमने आना है वो आएगा जरूर। और मुझे बड़ा बड़ा दिल में वो है कि यूरोप में सबसे पहले, जैसे आप कह रहे हैं ना भी लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन यू विल विटनेस दिस कि सबसे पहले यूरोप होगा। जर्मन हो गए आपके, इटालियंस हो गए, स्पेनिश हो गए, फ्रेंच हो गए, दीज आर द फर्स्ट पीपल टू हिट द रोड्स अक्रॉस द ग्लोब। ओके, ये उम्मीद तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, इसीलिए हम भी कई लोगों से पूछते रहते हैं कि भाई कब से इंडिया में आप लोग कब से प्लान कर रहे हैं, आएंगे कब से, क्या होगा, ऐसी खबरें हम भी करते रहते हैं। गौर साहब, एक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है आपका, फैसिलिटेटर्स वर्सेस आरएलजी, जो रीजनल लेवल गाइड, और वो वाला एक इशू चल रहा है, जिसके बारे में आपने एक मीटिंग भी की थी देश के पर्यटन मंत्री जी के साथ, और उस विषय में तब हमारी आपसे फोन पे बातचीत हुई थी, लेकिन हम उसमें कोई आपका इंटरव्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन अब हमें मौका मिला है आपसे ये बातचीत करने के लिए। क्या प्रोग्रेस चल रही है उस वाले पूरे मामले में? क्योंकि फैसिलिटेटर्स भी आ रहे हैं और आप भी यहाँ पे हैं रीजनल लेवल गाइड के तौर पर, तो अब क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है रीजनल लेवल गाइड्स के लाइसेंस का, और फिर फैसिलिटेटर्स का क्या फ्यूचर है इंडिया में? मंत्रालय से जो भी बात हुई, तो जो उनका विजन है, जहां तक मैं समझ पाया, तो उन्होंने यही बोला कि भाई अगर आप में टैलेंट है तो उसके लिए एजुकेशन जरूरी नहीं। जो फैसिलिटेटर्स की संख्या है, कोई आइडिया है आपको कि कितने फैसिलिटेटर्स भारत सरकार तैयार करना चाहती है कुल मिला के? देखिए, जो अभी के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 2500 तो बन गए हैं फैसिलिटेटर्स। 2000 से 2500 की संख्या है, मेरे को इतना एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन उनका जो पहला चरण था वो हो गया, उसके लिए शायद वो एलिजिबल भी हो गए। बट उनको बोला गया है कि अगर आपको गाइड बनना है तो आपको एडवांस कोर्स करना पड़ेगा। एडवांस कोर्स की जो गाइडलाइंस हैं वो अभी क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्या गाइडलाइंस बनाई हैं, लेकिन जहां तक नटशेल में मुझे पता है उसका भी एक एग्जाम होगा, और उसमें शायद लैंग्वेज वो मैंडेटरी कर रहे हैं। एक भाषा का ज्ञान जो है वो आवश्यक है। मैं समझ रहा हूँ। वो एक कोर्स आपके लिए करने वाले हैं जिसमें वो लैंग्वेज का करेंगे, तो लैंग्वेज तो इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश का कोर्स करेंगे क्या, या कोई फॉरेन लैंग्वेज की बात हो रही है? बिल्कुल, आपने टेक्निकल चीज पकड़ी, क्योंकि जब हमारा एग्जाम हुआ था तो भी उन्होंने बोला था कि लैंग्वेज मैंडेटरी है, तो उसमें भी ये स्टैंड लोगों ने लिया था जो आपने भी बोला कि इंग्लिश भी ऑल्सो इट्स नॉट अवर मदर टंग, इट्स अ लैंग्वेज, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने मान लिया था उसको, और देन वी वर एलिजिबल टू अपीयर इन एग्जाम, फिर हमें एग्जाम देने दिया गया। क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज का तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इंग्लिश भी फॉरेन लैंग्वेज ही है, और इंडिया में
जो सबसे ज्यादा नंबर धर्म ऑफ भाई टूरिस्ट बिल्कुल हैं वो बांग्लादेश के बाद शायद यूएस से ही आते हैं, तो वो इंग्लिश स्पीकिंग ही आते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, तो ये तो तो कंडीशन नहीं है कि फॉरेनर लैंग्वेज जो अदर देन इंग्लिश आना जरूरी है। उस हिसाब से तो मुझे लग हम्म, रहा है 90% गाइड तो घर ही बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए मैं फिर अब उसी बात पे आऊंगा। बहुत सारी जो मेजोरिटी कंपनीज हैं दे टॉक अबाउट क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि कोई बंदा जिसमें स्किल्ड है, फिर वही वाली बात आती है वहां पे कि वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा। आपने बहुत सारे हॉकर्स देखे हैं, वो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन मैटर करता है, देखिए ट्रिप लीडर का क्या रोल है। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ नर्स, ही इज अ काउंसलर। ठीक है, उसको साइकोलॉजिकली भी हैंडल करना है गेस्ट को। ठीक है, और उसको उसका रोल ये है कि फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड उसको एक माँ की तरह अपने टूरिस्ट को देखना है। तो वो स्किल डेवलप जो आपने करे हैं पिछले 20 साल में या 25 साल में, वो स्किल डेवलप करने में बहुत समय लगता है भाई। और उसमें मैटर करता है कि आपने अपना काम कितनी शिद्दत, कितने डेडिकेशन से आपने काम। तो वो एक्सपीरियंस आने में समय लगेगा। और जितनी क्वालिटी कंपनीज हैं, तो वही वही आपकी बात, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। आपने कहा था कि भाई वो पहले टिकट लेके जाते थे, तो वो सर्टिफिकेट दिखा के जाएंगे। ठीक है ना। जहां तक कंपटीशन वाली बात है, हेल्दी कंपटीशन में दोबारा वर्ड यूज करूंगा, जरूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको काम नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे हैं जो बैक टू बैक काम करते हैं आज भी। बिना तो वो लाइसेंस आपके उसमें बिना लाइसेंस वाले भी हैं, मैं हाँ। बता रहा हूं आपको। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आपके स्किल काम नहीं आते। स्किल डेफिनेटली आपके काम आएंगे, बट एक्सपीरियंस जो है वो समय के साथ आता है। हम्म। अगर आप एक रॉ बंदे के हाथ में किसी टूरिस्ट को दे दोगे, तो उसको एफआईआर लिखवाना भी नहीं आएगा। उसको ये नहीं पता होगा कि इसका मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो लेके आया है, पहला फोन कहाँ पे करता है। हम्म। तो बहुत सारी चीजें अब जो, जैसे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ट्रेनिंग कराई थी पीछे, जो रिफ्रेशर कोर्स था, शायद आपको याद होगा, मैं फर्स्ट एड भी सिखाया था उसको। आपका फर्स्ट एड ट्रेनिंग हुई थी उसमें कि फर्स्ट एड कैसे देते हैं? अरे कहाँ साहब, हमारी क्लास में था। हम कहाँ गाइडिंग वाइडिंग ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं। हम तो बस यूट्यूब पे ब्लॉगर हैं। नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है भाई। धर्म भाई ऐसी बात मत बोलो आप। आपका जो डेडिकेशन है टूरिज्म के लिए, वी रियली अप्रीशिएट। मैं तो आपके पीठ पीछे वाली बात बोलता हूँ कि आपने बहुत डेडिकेशन से काम किया, बहुत शिद्दत से काम किया, और आगे भी करोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हेल्दी कंपटीशन से हम नहीं घबराते भाई। हम घबराते हैं गंदगी से, कि कोई काम, कोई बंदा कह रहा है जी मैं तो 2,000 रुपये लूंगा, वहीं पे कोई बंदा पहुंच गया कि नहीं मैं तो 200 रुपये में कर दूंगा, फ्री में आप मुझे फाइल दे दो। तो वो टूरिस्ट का एक्सप्लोइटेशन करेगा, वो बंदा डेफिनेटली करेगा। अच्छा, मतलब कंपटीशन जो जो लो वेजेस की प्रॉब्लम बाहर के और इंडस्ट्रीज में है, वो इसका मतलब टूरिज्म सेक्टर में भी एग्जिस्ट करती है, गौर साहब है। बिल्कुल बिल्कुल करती है, डेफिनेटली प्रैक्टिकली अगर आप देखो करती है। लेकिन जो अच्छे पेयर्स हैं, वो आपसे कभी निगोशिएट भी नहीं करते, कहते ठीक है आप ये फाइल कर लीजिए, कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और आपको मैं जो वेजेस आपको चाहिए, अगर मैं दे सकता हूं तो मैं जरूर दूंगा। तो मुझे कई कंपनीज ऐसी हैं जो जिन्होंने मुझे 7,000 8,000 रुपये रोज दिए, आज भी देती हैं। लेकिन हम तो, गौर साहब, अगर दूर से हम देखते हैं तो हमें तो लगता है कि टूरिस्ट गाइड की लाइफ बड़ी ही फैंसी, बहुत अच्छी चमक दमक वाली है। क्या यहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन है क्या? बिल्कुल होता है। हर हर इंडस्ट्री में एक्सप्लोइटेशन होता है सर। अगर आप बॉलीवुड में भी जाते हैं शुरू में एज ए स्ट्रगलर, या अगर आप आगे बढ़ भी जाते हैं, आप सुपरस्टार बन जाते हैं, वहां पे भी एक्सप्लोइटेशन है। तो यस। बंदे चाहते हैं कि भाई पीनट्स में हम काम ले लें, ठीक है ना। तो अगर आपको देखिए, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क होता है धर्मवीर भाई। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सब कुछ आता है। और टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, हर दिन आपको कुछ नया, कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वो आउटबाउंड हो, इनबाउंड हो, या देखो अपना देश हो, बिना स्किल्स के आप काम नहीं कर सकते। और जो हमारा काडर है, उन बंदों ने वास्तव में बहुत मेहनत करी। टेस्ट आपको पता है कितना हाईएस्ट लेवल का टेस्ट आता था वो, जब हमने किया था। उसके हम्म। बाद फिर इंटरव्यू में भी सारी लॉबीज थी, हम्म। एएसआई से लेके और होटेलियर से लेके, वी हैव बीन इंटरव्यूड वेरी थॉरोली। हम्म। पिछला तो एक मैं दोबारा एग्जाम वो टर्म हमारी जरूर यूज करूंगा, अर्न। हमारी पिछले कुछ एक एक अभी जो नेशनल लेवल एक एग्जाम हुआ था, उसके कुछ पार्टिसिपेंट से तो हमारी भी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि आईएएस लेवल का एक एग्जाम पास करके वो गाइड बने हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, पिछला बिल्कुल एक सही एग्जाम बात। काफी टफ था, जिसमें
काफी जगह जिसमें बहुत खाली फेल हुए थे। थे लोग, बहुत बहुत लोग फेल हो गए थे उसमें। हाँ, बहुत लोग पास नहीं कर पाए उसको, क्योंकि दिस हाँ, वाज उसका एक कारण था क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में कुछ नहीं पूछा, सारा जीके बेस्ड था वो, जीके बेस्ड और करंट इश्यूज, ओके। इसलिए बहुत सारे लोग उसमें फेल हुए। हाँ, तो उसको तो पत्रकार लोग पास कर जाते। मैं वही बोलना, कर लेते जरूर वो। वो भी जरूरी नहीं था, ठीक है ना। हाँ, पर गौर साहब, इतनी देर से आपसे बात हुई, बड़ी आपकी जॉली पर्सनैलिटी है, आप हमेशा फेसबुक पे भी काफी पॉजिटिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे। कभी डर लगता है कि अचानक से एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से चले थे? ये तो सर ह्यूमन नेचर है। अगर आप देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपका रोजगार रुक जाए, लंबे समय के लिए रुक जाए, और आपके दिल में असुरक्षा की भावना इसलिए आए कि यार अभी तक तो मैं, जो मेरे पैसे थे मैंने कुछ जोड़े हुए थे, मैं खा रहा था, आगे क्या होगा। ठीक है, हम तो चलो गाइड हैं, ठीक है, लेकिन आप उन लोगों से पूछो जिनके छोटे मोटे होटल्स थे, ठीक है, बार का लाइसेंस की फीस उनको अभी भी देनी पड़ रही है, एक क्लाइंट उनके पास नहीं आता है, बिजली का बिल उनका कहीं कम नहीं हुआ है, उनको वही कमर्शियल फीस देनी पड़ती। तो बात 10 लाख रुपए की नहीं है मेरे भाई, बात यह है कि सब्सिडीज मिलनी चाहिए इसमें, कि चलिए यार आपका मैंने बार का बिल माफ किया, जो जेन्युइन चीज है, चलो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है आप कमर्शियल मत दो, रेजिडेंशियल दे दो, जब तक आपका होटल दोबारा नहीं चलता। हम लैक वहीं पे कर रहे हैं। इतना विशाल देश है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास बेचने के लिए, नदी, पहाड़, मॉन्यूमेंट्स। इंडिया इज अ गैलेक्सी ऑफ, इट्स अ शोकेस ऑफ एवरीथिंग। हमें बेचना नहीं आ रहा यार, हम्म। क्योंकि हमारे जो सप्लायर्स हैं वो इतने इतने परेशान है इस समय। अगर आप एक बस वाले से पूछो, जिसकी ट्रांसपोर्ट, जिसकी 20 बसें हैं, उनके नीचे खरपतवार हो गया है नीचे, ठीक है ना, बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, टायर फ्लैट हो गए हैं बसों के, किस्त उसकी बेचारे की जा रही है, कहां से देगा यार। तो और सरकार आप 20 करोड़ रुपए भी नहीं हॉस्पिटैलिटी, मिले। नहीं आप नहीं, और एक चीज एक कैसे चीज उम्मीद एक कर चीज और रहे हैं बताऊं। गौर साहब? सरकार के पास 20 करोड़ रुपए भी ऐसे नहीं निकले जिसको वो देकर भूल जाए। उसको भी तो बिल्कुल वो वो तो लोन दे रहे हैं बेसिकली। नहीं, और उतना तो पार्टी फंड में एक्स्ट्रा पड़ा रहता है यार, किसी भी कोने से निकालोगे पार्टी फंड से निकल जाता है भाई, वो और सरकार की बात ही नहीं है वो। कौन सी पार्टी? कोई भी पार्टी हो ओके, भाई, आप ये कल को मतलब कांग्रेस होती है आपको या लग रहा है या कि राजनीतिक पार्टी इतनी भली हो गई है कि वो जनता की मदद इस तरीके से करेंगी? नहीं जी, वो वोटों के लिए दे सकते हैं। आपको वोट डालने से पहले सिलाई की मशीन चाहिए, साड़ी चाहिए, मिठाई चाहिए, या फिर आपको वाइन चाहिए, तो वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बच्चों की फीस देंगे वो, या फिर आपको कहीं पे किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने का पैसा अगर कोई पार्टी आपको देगी, तो आई थिंक आप कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। नहीं, बिल्कुल मैं बात मानता हूं, हमें नहीं मिलेगा वो, क्योंकि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां पे पिज्जा की डिलीवरी जल्दी होती है, एम्बुलेंस नहीं आती है भाई आज भी घर पे। पिज्जा पहुंच जाएगा 10 मिनट में आपके पास, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आएगी। और जो अनफॉर्चुनेटली जो मेडिकल का भी बजट है, जो एक बेसिक नीड है देश में, वो मेरे ख्याल से 2% भी नहीं है हमारे देश में। तो आप समझ सकते हैं, तो फंड्स की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी। तो कुछ देर पहले 10 लाख रुपए आपने अगर ट्रेवल ले लेता है जिसको ऑलरेडी कर्ज है, हम्म। पैसे तो वही चुकाएगा ना भाई, हम्म। चाहे वो कम ब्याज है ज्यादा है, वो एक अलग अलग मसला है। हम्म। लेकिन जिस ट्रेवल एजेंट के ऊपर या गाइड के ऊपर कर्ज है, वो चुकाना तो उसी को पड़ेगा ना भाई। हम्म। और अगर वो नहीं चुकाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी नीलाम होगी फिर, हम्म। सरकार तो छोड़ेगी नहीं ना, बैंक छोड़ेगी। बस देयर यू आर। तो पर देखिए, अभी गौर साहब सोल्यूशन मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। एक बड़ी अगर चाहती है ना, उसको दूसरे तरह से हैंडल करना पड़ेगा। आपको सब्सिडीज बढ़ानी पड़ेंगी ट्रैवल एजेंट के लिए, होटेलियर्स के लिए, जो भी सप्लायर है XYZ, जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जिनका रेवेन्यू जा रहा है भाई, जिसका होटल खड़ा हुआ है, वो बिजली का बिल दे रहा है भाई आज भी, तो वो आपको उसको हेल्प करनी पड़ेगी। आपको मॉन्यूमेंट की फीस कम करनी पड़ेगी, आपको जहाज उड़ाने पड़ेंगे, आपको वीजा देना पड़ेगा। 5 लाख वीजा आपने बोला हम देंगे, कब दोगे भाई? और वो तो 5 लाख वीजा, हमें एक दो एजेंट से हमारी बात हुई थी गौर साहब, वो तो साफ बोल रहे हैं कि वो 5 लाख वीजा तो कॉर्पोरेट्स के ही काम आ जाएंगे, और जो रिलेटिव्स हैं, जो इंडियन लोगों के साथ जिन्होंने शादी कर रखी है या किसी और दे आर नॉट रिलेशन में है, रॉन्ग, वही ले लेंगे वो उनको। गलत नहीं कह रहे, वो गलत नहीं बोल रहे। तो उसका ये है कि भाई स्पेसिफिकली आप हमें अपनी आइटरी दो ट्रैवल एजेंट की, कि आप कहाँ कहाँ वो,
और वो मतलब नकली नहीं होनी चाहिए, पर ईमेल पे आनी चाहिए वो वीजा के लिए काम कहाँ करती है? दरअसल बहुत लोगों ने ऐसा भी नहीं, कहा गौर साहब कि ये अनलिमिटेड टाइम, मतलब अनलिमिटेड नंबर होने चाहिए थे 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए, बजाय इसको 5 लाख फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे देने के, ताकि जो 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 टूरिस्ट्स हैं जिनसे कि इंडिया के रेवेन्यू को डायरेक्ट फर्क पड़ता है, उनको ये दिया जा सकता। एग्री करता हूँ सर मैं आपसे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और देखिए, अगर अगर मैं फॉर एग्जांपल 20,000 टूरिस्ट भी आ गए आपके पास नवंबर तक, तो जो मैसेज अक्रॉस द ग्लोब जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा। बट मीडिया शुड बी कंट्रोल्ड, दे शुड बी ब्रीफ्ड कि आप, हमें आपको ये नहीं कह रहे कि आप सच्चाई मत दिखाओ, भाई दिखाओ। नहीं, आपको सच नहीं दिखाना, आप मीडिया से ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप सच, मैं उसी बात पे आ रहा था कि हम ये नहीं कह रहे आप सच मत दिखाओ, लेकिन यार दो चीज होती है, एक तो क्रिएटिविटी होती है, ठीक है ना, एक होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। तो आप नेगेटिव दिखा रहे हो, कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं दिखा रहे हो। आप ये नहीं दिखा रहे कि हाँ भाई गांव में भी, अभी मैं ट्रेवल कर रहा था अपना दिल्ली से जयपुर, तो कई गांवों में मैंने देखा कि एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, वहां पे कतार लगी हुई थी टीके लगवाने की। तो वो चीजें कोई नहीं दिखा रहा भाई कि यहाँ पे टीके लग गए, या कोई बंदा कोविड से ठीक होके आ गया, उसका इंटरव्यू किसी ने नहीं दिखाया। बता दो आप मुझे, एक बंदा बता दो, एक चैनल आप मुझे बता दो जिसने बताया। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मीडिया से कि जिस प्रकार से पिज्जा जल्दी आता है और एम्बुलेंस लेट आती है, दरअसल उसको मीडिया इस तरीके से कहे कि भाई पिज्जा लेट आता है और एम्बुलेंस जल्दी आती है। नहीं नहीं, वो कभी नहीं हो सकता। वो तो मीडिया कैसे कह देगा भाई ये बात ऑन रिकॉर्ड? मेरा तो, फिर आप नहीं समझे। देखो धर्म भाई, मेरा कहने का मतलब ये, आप सच दिखाइए, जरूर दिखाइए, लेकिन उस सच में एक और जो सच है, जो बंदे ठीक होके आए हैं उनको भी दिखा दो यार। हाँ, ये जिससे अक्रॉस द ग्लोब मैसेज, ये आपका जो बात है ये बड़ी वैलिड है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ गौर साहब, तो इंडिया में क्या है कि जितने भी इंटरनेशनल हाउसेज हैं उनके खुद के यहाँ पे ब्यूरोज हैं। अगर आप मुंबई और दिल्ली जाएंगे तो आपको वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी और अल जजीरा से लेके सभी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन सभी के आपको ऑफिसेज दिल्ली और मुंबई में मिलेंगे। तो बिल्कुल है। आज के इस जमाने में जब आप जयपुर में बैठे हुए हैं और मैं अपने यहाँ घर पे बैठा हुआ हूँ और मैं आपका 1 घंटे का इंटरव्यू कर सकता हूँ बिना 1 इंच घर से कहीं जाए हुए, तो it is hard to believe basically that you can fool the people, or you can tell them anything which is not correct, or you can tell them lie. It is not easy basically to you can brief them कि आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना, यही मतलब है कहने का ना, कि आप उनको ब्रीफ कर सकते हो। नो बट कैसे, मतलब आपने मीडिया को ब्लेम किया था, तो वो आपने मेरी बात नहीं समझे। मैंने बड़ी क्लियर बात बोली कि आप नेगेटिविटी दिखाओ, जो हो रहा है वो बिल्कुल दिखाओ। आप अगर मौत हुई है तो हुई है यार, ये सच्चाई है। यूपी में आपको पता ही है, अभी मैं पारस हॉस्पिटल का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या हुआ वहां पे, क्या हो गया उनका? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लोग मरे, बेहिसाब लोग मरे, ठीक है ना। हमने भी देखा हमारे घर के आसपास कितनी डेथ हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर 75,000 रुपए, लाख रुपए, जिसके पास थे उसने दे दिए, जिसके पास नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सच मत दिखाओ, लेकिन जहां नेगेटिविटी है वहां पॉजिटिविटी। भाई इफ यू बिलीव इन अ मॉर्निंग, यू हैव टू बिलीव इन द नाइट। इफ यू बिलीव इन द नाइट, यू हैव टू बिलीव इन द मॉर्निंग। तो जो लोग ठीक होके आए थे, कम से कम उनका इंटरव्यू लिया जा सकता था कि भाई स्थिति बहुत खराब थी, हमने देखा कि हमारे आसपास बहुत लोग मर गए, लेकिन हम जिंदा आए, हमें ट्रीटमेंट मिला, ठीक है, हमने कैसे भी किया। बेटर नहीं बेटा जी, बिल्कुल एडिट कर लेना जो भी। गौर साहब, हम समझते हैं जो आप कहना चाहते थे, और हम भी जानते हैं इस बात को कि भारत की इमेज पिछले कुछ दिनों में बहुत डाउन हुई है। पहले लॉकडाउन आया, उसके बाद आपने ये अभी जो सेकंड वेव आई है उसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई है, उसकी वजह से इमेज को फर्क पड़ा है। तो सीधा सीधा ना मीडिया को जिम्मेदार ठहरा सकते, ना ही सरकार को। सरकार ने भी पूरी कोशिश की, मीडिया ने भी जो उसको काम है उसका दिखाने का वो तो दिखाएगी ही, और इंटरनेशनल हाउसेज को आप इतना इजीली कंट्रोल भी नहीं कर सकते, खासतौर से तब जब यूएस में कुछ हो रहा था या इटली में कुछ हो रहा था, तो वहां की भी वीडियोज वगैरह यहाँ आती थी। बड़ी दिलचस्प बातचीत रही गौर साहब आपसे, आप बिल्कुल दिल खोलकर बोलते हैं जब भी आप बोलते हैं। आपने फैसिलिटेटर इश्यूज पे हमसे बात करी, आपने
इस पैकेज को लेकर जो आपके रिजर्वेशंस हैं वो भी आपने हमें बताए। आपने बहुत बेशकीमती समय हमारे लिए निकाला है गौर साहब। आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।